ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 40th। ये 1995 IIT जेई का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। और ये तब का है जब IIT जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था। 2006 से पहले सब्जेक्टिव होता था IIT जेई। तो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, और इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं रोटेशनल मोशन के, बट इसमें एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क वगैरह की इक्वेशन इतनी नहीं यूज़ हो रही, बट उसके अलावा जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है उसको बेसिक बेसिक आइडिया होगा इन कॉन्सेप्ट्स का, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एक सिलेंडर का, उसकी एक्सिस के थ्रू, और काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम मोटा मोटा कैसे लगता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं, इनका बेसिक आइडिया होगा। क्योंकि दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा और अच्छा आइडिया भी हो, बेसिक से एक लेवल ऊपर, तो भी विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ठीक है, सिर्फ बेसिक लेवल हो तो मैं आपको विजुलाइज करवा दूंगा। मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को क्यों विजुलाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके मैंने कुछ कुछ जगह सोल्यूशंस देखे हैं, और मुझे हमेशा लगा कि हाँ वो मैथमेटिकली ठीक है। क्योंकि फ़िज़िक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जो उसके स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन, ये थ्योरम और ये है, और फिर दूसरा है कि विजुलाइजेशन। सबसे पहले विजुलाइजेशन होती है, उसके बाद स्टेप्स आते हैं। अगर विजुलाइजेशन आपकी ठीक होने लग जाए तो स्टेप्स तो फिर आप जनरलाइज कर दोगे अक्रॉस क्वेश्चंस, है ना। स्टेप्स तो बन जाएंगे, बट अगर विजुलाइज नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, हर क्वेश्चन में लगेगा कि यार ये तो इस क्वेश्चन को करने का ऐसा तरीका है, उस क्वेश्चन को करने का ऐसा तरीका है। तो हमें क्या टारगेट करना है कि एक जनरल अप्रोच हो जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में वही अप्रोच से सॉल्व हो जाए। तो मैं इसमें उसके मेरा एजेंडा बेसिकली है कि एक जनरल अप्रोच आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, मगर जो एक स्टूडेंट के दिमाग में जनरली डाउट्स आते हैं कि नॉर्मल रिएक्शंस कैसे लगाने होते हैं जब चीज़ें टकरा रही होती हैं, एजेस पे होती हैं, तो उनकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जैसे यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी। फ्रिक्शन का क्या रोल होता है ऐसी एजेस पे, खासकर जब रोलिंग हो रही हो। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाना है ट्रांसलेशनल और रोटेशन वाले केसेस के अंदर, जैसे यहाँ पर होएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन का काम जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये कैसी बात बनी, जबकि फ्रिक्शन क्लियरली कुछ गतिविधि तो कर रहा है, इसको रोटेट तो कर रहा है, फ्रिक्शन कुछ तो काम कर ही रहा है, फिर भी उसका हम वर्क डन ज़ीरो लेते हैं। तो इस टाइप के छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, वो भी इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इनफैक्ट पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो ये बेसिकली एक कॉन्वर्जेसन है, ठीक है, जो मैं कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू। इट्स अ सोल्यूशन ऑल्सो, बट इट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड एडजेसेंट कंसेप्ट्स, एसोसिएटेड कंसेप्ट्स, राइट। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करने से पहले, इनफैक्ट इसको टैकल करने से पहले एक बार इसका सोल्यूशन हल्का फुल्का देख लेते हैं जो पीछे दिया हुआ है इन्होंने। इनफैक्ट एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको इसकी एक प्राइमरी रीडिंग हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हल्की सी लंबी वीडियो होने वाली है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन वीडियो, राइट। बट इस वीडियो से आपका काफ़ी, मेरे को लगता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला क्या है कि एक रिजिड ब्लॉक है, और रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स्ड ब्लॉक। फिक्स मतलब जो मर्जी ऊपर सिलेंडर करता रहे, उछल कूद, ये ब्लॉक यहीं का यहीं रहेगा। तो आप मान के चलो जैसे इसमें कीलें गाड़ी हुई हैं, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज मतलब सिलेंडर से तो लंबी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिलेंडर वहाँ से कुछ और कर रहा है, यहाँ से कुछ और। सिलेंडर की मोशन में कंसिस्टेंसी होगी। अ सॉलिड होमोजेनस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट, जैसा हमें दिख रहा है, with its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and the edge of the block are in the same vertical plane as shown in the figure। इसका मतलब ये जो एक्सिस है और ये जो एज है ये एक ही वर्टिकल प्लेन में है। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ऊपर ले जाऊँ तो उस पर ये सेंटर ऑफ मास और जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसी प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेल्फ एविडेंट है, मगर फिर भी देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट एट दी एज। एज पे फ्रिक्शन है, और इतना फ्रिक्शन वो सफिशिएंट है सो दैट अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉजेज द सिलेंडर टू रोल ऑफ द एज विदाउट स्लिपिंग। ये कीवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। आगे हम देखेंगे सारा ये, अभी तो सिर्फ इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका मतलब प्योर रोलिंग हो रही है एज पे, बेसिकली मतलब ये है। और वो प्योर, और फ्रिक्शन इतना है कि प्योर रोलिंग करवा दे रहा है वो, ठीक है। अब इन्होंने तीन चीज़ें पूछी कि ऑफकोर्स 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एकदम से तो ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं। फर्स्ट पार्ट ये है कि जो एंगल थीटा थ्रू विच द सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द एज। अब ये सिलेंडर क्या है, ये रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। ये ऐसे रोटेट करेगा, उसको आगे हम देखेंगे। और एक पॉइंट पे आके जहाँ पर ये इतना एंगल बन जाएगा, इसके पास इतनी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो इकट्ठी हो जाएगी कि ये ब्लॉक को छोड़ देगा, ये ब्लॉक से हट जाएगा। और आपने ऐसा पहले भी देखा होगा कुछ क्वेश्चंस पे, हेमिस्फेयर के ऊपर ब्लॉक रखा है, वो कब हेमिस्फेयर को छोड़ेगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले पार्ट में तो हमें वो थीटा बताना है, ईजी टास्क है।
सेकंड पार्ट में हमें बताना है द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर लीविंग कॉन्टैक्ट विद द एज। तो यहाँ पर हमें थोड़े वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और थर्ड पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताना है कि मान लीजिए यहाँ पर सिलेंडर ने एज को छोड़ दिया, एक बार इसने एज को छोड़ दिया, अब ये केवल और केवल पृथ्वी की तरफ ग्रेविटी के अट्रैक्शन के अंडर आ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी इसको पृथ्वी की तरफ ले जा रही है। और जिस तरह हमने पहले भी देखा हुआ है काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, कोई भी चीज़ जो सिंपली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही, वैक्यूम में मान लो एयर ड्रैग भी नहीं लग रही, तो उसे हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं। तो एक बार ये यहाँ से जब सिलेंडर की एज को छोड़ देगा इतने एंगल पे, उसके बाद ये पैराबोलिक मोशन ट्रेस कर रहा होगा। और फिर उन्होंने बोला है कि जब ये ट्रेस करता करता फाइनली यहाँ तक आ गया, सिलेंडर की एज के लेवल तक आ गया, तो इसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो है उनका रेशो क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक हमने देख लिया। अब मैं इसका आपको बेसिकली पीछे जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है वो बुक में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, यही दिखाने के लिए बेसिकली कि वो मैथमेटिकल है अपनी अप्रोच में, उसमें उन्होंने फिजिक्स नहीं बताई इसकी क्या चल रही है। हाँ जी, तो ये इन्होंने बेसिकली इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है और ये इसका पूरा आप देख रहे हैं मैथमेटिकली इन्होंने सारा सोल्यूशन दे दिया है। मगर जहाँ तक इसकी फ़िज़िक्स की बात आती है उसकी इतनी कोई खास डिस्कशन इसमें नहीं है, और आपको इन जनरल बुक्स में सोल्यूशंस में फ़िज़िक्स की डिस्कशन मिलती भी नहीं है। जनरली वो मैथमेटिकल स्टेप्स करके छोड़ देते हैं। फ़िज़िक्स की जो भी उसका फ़िज़िक्स वाला पोर्शन है वो उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट आपको खुद ही विजुलाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए आप जनरली कोचिंग एजेंसीज वगैरह ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब पे चेक करते हैं या गूगल पे देखते हैं, जो कि मैं भी वही करता था, राइट। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसमें इन्होंने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट सारे इन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, राइट। अब हम इसको A4 शीट पे देखते हैं, इसको टैकल कैसे करना है और सबसे पहले ये हो क्या रहा है, इसको विजुलाइज कैसे करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली जो एज है उसके ऊपर सिलेंडर हमने रखा हुआ है, ये एज है और यहाँ पर हमने बिल्कुल एज पे, प्रेसिपिस पे सिलेंडर है अटैच्ड। अब इस पे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, बट ऑब्वियस हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रही है, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगी। नॉर्मल रिएक्शन देख रहा है, हम देख रहे हैं कि ऐसे ऊपर को जाएगा। अब क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है इस पॉइंट पे? ऑब्वियसली नहीं लग रही है ना, बट इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप सोच भी लो, आप बिल्कुल लॉजिक से डिराइव कर लो, तो आपको पता लगेगा कि अगर फ्रिक्शन लग रही होती तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता। मान लीजिए फ्रिक्शन इधर लग रही होती तो इधर जाना शुरू कर देता, फ्रिक्शन इधर लग रही होती तो इधर जाना शुरू कर देता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाओ तो एक्स एक्सिस पे और कोई फोर्स होती ही नहीं, राइट। अब इतना मैं आपको इलेबोरेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो सिर्फ ये अज्यूम कर देना कई बार हमें गड़बड़ में डाल सकता है। नाउ जैसे ही आपने इसको हल्का सा पुश किया इधर को, बहुत ही हल्का पुश, स्लाइड पुश, ताकि इसको मिनिमल सी काइनेटिक एनर्जी मिले, ताकि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बाद में वायलेट ना हो, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, सिलेंडर नीचे को गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइड से हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये सिलेंडर एक्चुअली प्लेन में जा रहा है जैसा क्वेश्चन में दिखाया था, बट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये पेज 2D है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ये सिलेंडर हल्का सा गिरना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशन है वो तो इसके ऊपर अभी भी लग रही है। ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स जस्ट बेयर विद मी, ये सारी चीज़ें बट ऑब्वियस है, बट मैं आपको एक पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूँ। mg नीचे की तरफ लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन जैसा कि हमने काफ़ी सारी बुक्स के अंदर देखा है वो ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ जा क्यों रहा है और इस एज को कैसे विजुलाइज करना है। ठीक है, ये काफ़ी सारी बुक्स के अंदर नहीं दिया होता और यहाँ पर दिक्कत आती है। इनफैक्ट कई बार काउंटर इंट्यूटिव लगता है, कि काउंटर इंट्यूटिव नहीं मगर थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव लगता है कि यार ये इसको विजुलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे देखिए, ये जो एज है, सबसे ध्यान रखना आपने इस किसके बारे में, ये एज एग्जैक्टली बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होती। इट्स नेवर लाइक दिस कि शार्प पॉइंट, इसको मैं जूम इन करता रहूँ और लास्ट में भी जाके मेरे को दोबारा ये ऐसे ही दिखे, ऐसा नहीं होने वाला। एक पॉइंट पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये जो एज है ये हल्की सी कर्व्ड हो जाएगी और फिर नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे क्रूशियल बात है इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए, कि एजेस प्रैक्टिकल में हल्की सी कर्व्ड होती है। और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, नहीं तो उनको यहाँ पर अगर बिल्कुल शार्प एजेस हों तो नॉन कंटिन्यूटी आती है, उनको एब्सर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो एज को हल्का सा कर्वेचर देना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, एनिमेशन वाले जो एनिमेटर्स होते हैं, तो उन्हें
उन्हें काफ़ी सारी फिजिक्स यूज़ करनी पड़ती है अपनी एनिमेशन बनाने के लिए। उनको इक्वेशंस जो है वो कोडिंग के अंदर डालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरस्टेलर एक मूवी है, अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो ब्लैक होल की जो विजुअलाइजेशन है वो कम्प्लीटली उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस को उन्होंने कोड किया था और उसके थ्रू उनको ब्लैक होल दिखाया, बट उनको परफेक्ट इक्वेशंस डालनी पड़ी है। ठीक है, किप थॉर्न उनके साथ बैठा हुआ था, जो फिजिसिस्ट था, जिसको भी पिछले साल नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उनको बिल्कुल इक्वेशंस उन्होंने डाली है, वहाँ से उन्हें पता लगा है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को भी ये दिक्कत आती है, उन्हें एजेस को हल्का सा कर्व देना पड़ता है और हमें भी इसको ऐसे ही एज्यूम करके चलना पड़ता है। ये जो फैक्ट है ना, ये इस पूरे क्वेश्चन की है कि आप एज को कैसे विजुलाइज कर रहे हो। अभी आपको पता लगेगा क्यों। फिलहाल मैं थोड़ी और बातें नॉर्मल रिएक्शन पे कर दूँ। नॉर्मल रिएक्शन की अक्सर दिक्कत लोगों को विजुलाइज करने में तब आती है जब वो सर्कल्स के बारे में सोचते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं, इसको एक और एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर एक स्टेप है, राइट, और मैं एक सर्कल एज्यूम करता हूँ, ये ठीक है। अब अगर मैं इस सर्कल को इधर से धक्का देता हूँ तो ये जो सीढ़ी का स्टेप है, राइट, ये सीढ़ी का एक स्टेप मान लो। अब हमें सारी बुक्स में हमने पढ़ा है कि ये इसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो सेंटर की तरफ जाएगा, सारी बुक्स में मेंशन होता है। बट उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इसको मैग्नीफाई करो, इसको जूम इन करते रहो, तो फाइनली ये हल्का सा कर्व्ड होती है, ये एज हल्की सी कर्व्ड होगी, ठीक है। और वो कर्व्ड ऐसी होगी कि आप उसको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन छोटे कर्वेचर्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये जो इसकी जो जहाँ इससे सिलेंडर कॉन्टैक्ट, जहाँ इससे ये डिस्क है या सर्कल है कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो इतना छोटा एरिया होगा, ये वाला, ये इतना छोटा होगा कि वहाँ पर सर्कल भी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये जो प्लेन बना है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा। नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी बोलो, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। तो इसको पहले हम ऐसे विजुलाइज करते थे और अजीब लगता था थोड़ा सा, मगर इसकी एक्चुअल विजुलाइजेशन ये है, ये दोनों ही प्लेन है यहाँ पर जहाँ ये मिलते हैं। और फिर इसको ऐसे आप नॉर्मल रिएक्शन ऐसे चली जाती है। तो जैसे इस केस के अंदर ये जो पॉइंट है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे चले जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सर्कल के लिए टेंजेंट है, और टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है इट इज़ ऑलवेज सेंटर सीकिंग, राइट। तो अब चाहे, क्योंकि हमने ये वॉल वाले केसेस तो देखे होते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए कोई स्टिक है रखा हुआ, तो यहाँ पर बड़ा ऑब्वियस होता है कि हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, N1 और N2, ठीक है। बट यहाँ भी एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हो रही है। इसको भी अगर आप जूम इन करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये दीवार है मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर चाहे कितनी भी थिन रॉड दी हो, वो थिन और नॉन, वो जो मासलेस रॉड होती है उससे गलतफहमी मत रहना, कितनी भी थिन रॉड दी हो वो हल्की सी कर्व्ड होएगी, और ये जो कर्वेचर है इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और इसीलिए हमेशा ये जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, इसको प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, जहाँ ये दोनों मिलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ऐसे कितने भी केसेस में अब आप जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ढूंढ लोगे। चलिए, बेसिकली अब हमने देख लिया कि नॉर्मल फोर्सेस जो हैं वो कैसे लगेंगी, राइट। इसका मतलब ये सिलेंडर जो है ये आगे जाने लगा और ये ऐसे बिल्कुल टिप कर रहा है अब, ठीक है। तो ये एंगल आप मान के चलो, ये एंगल कितना हो गया, कोई भी एंगल हो गया थीटा, और एक एंगल होएगा थीटा सी, मान के चलो यही एंगल है वो थीटा सी, जिस पे ये सिलेंडर जो है इसके पास इतनी स्पीड आ जाती है कि ये इसे छोड़ सकता है, ये इस एज को छोड़ सकता है। तो वहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब आपने इमेजिन कर लिया कैसे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप था, दैट इज़ विजुलाइजिंग, ये राइटिंग मेरी काफ़ी तगड़ी है, नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज स्टेप 1। दूसरा स्टेप अब हम देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट स्टेप ये था, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, और क्यों वो हमेशा, चाहे ये इतनी तीखी एज भी है, वो सेंटर की तरफ रहता है। अब ये वाला जो ये सेकंड स्टेप है ना, इसमें हम देखेंगे कि ये स्टेप 2, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसमें हम चेक करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं दोबारा वही डायग्राम बनाता हूँ।
ये आप ना मेरे साथ साथ थोड़ा इस, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इट माइट बी अ बिट लेंदी, थोड़ा कम्बरसम भी हो सकती है। अब ये देखिए, ये आपका सिलेंडर था और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सवाल ये आता है कि अगर ये सिलेंडर टिप कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी पार्टिकल है ना इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का, क्या ये यहीं रहता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक डॉट बनाऊँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये जो सिलेंडर है ये टिपिंग पॉइंट पे बिल्कुल, ठीक है, मान लीजिए, है ना, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है जो इसके सेंटर की तरफ जा रहा है, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा सी और ये इसका एम जी है, ठीक है, जो इस पर ग्रेविटी लग रही है। तो ये जो मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये सिचुएशन हमने पिछली बार भी देखी थी ना। अब ये जो मैंने यहाँ पर डॉट बनाई है, सबसे ध्यान वाली बात ये है, क्या ये डॉट अभी भी यहीं पर रहेगी इसी पॉइंट के ऊपर, या ये हल्की सी इधर को खिसक जाएगी, है ना? क्योंकि अगर तो ये एग्जैक्टली यहीं पर रहेगी, तो अगर ये डॉट एग्जैक्टली यहीं पर रहेगी तो दिस इज सिमिलर कि ये चीज़ टॉपल कर रही है, इट इज़ टिपिंग, ऑलमोस्ट एक हिंज है, ये तो हिंज बन गई यहाँ पर। बट ये हिंज नहीं है क्योंकि ये हो तो रोलिंग रही है। और वो कैसे हो रही है? ये जो रोलिंग मोशन है ये बेसिकली ऐसे हो रही है। ये जो एज है इसको हमने दोबारा मैग्नीफाई कर दिया। आपको इमेजिन करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा है ताकि ये एक एज बन जाए, मगर एसेंशियली इस पे एग्जैक्टली ये हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। ये रोल करता करता सिलेंडर जो है ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब अगर जो मैंने यहाँ पर डॉट बनाई है, ठीक है, ये जो डॉट है अगर ये अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद ये डॉट थोड़ी ऊपर चले जाएगी, फिर उसके बाद ये डॉट थोड़ी ऊपर चले जाएगी, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ये थोड़ा ऊपर चलेगी, फिर थोड़ा और ऊपर चलेगी, और यहाँ पर फाइनली थोड़ा और ऊपर चलेगी। इसका मतलब इस डॉट के अंदर ये मोशन आ रही है। बट अगर आप सिंपली इस शार्प एज को देखोगे तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये डॉट हिंज क्यों नहीं बन रही, ठीक है। और ये हो रही है जो इसकी रोलिंग हो रही है इस एज के ऊपर। ये था मेरा बेसिक पॉइंट। तो इस सिलेंडर की आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हो रही है और इसकी रोटेशन भी हो रही है, ठीक है। और अब ये है कि अब आपने इमेजिन कर लिया ना किस तरह इस छोटी सी जगह पे भी रोलिंग हो रही है। और ये मैंने सर्कल्स दिखाए हैं अलग अलग, इसका मतलब ये अलग अलग फेजेज़ हैं, ठीक है, इस मोशन के। ये फर्स्ट, ये पहला है, ये फिर थोड़ी देर बाद सर्कल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। और ये बिंदी जो है जो पहले यहाँ थी ये धीरे 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 ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है। और फ्रिक्शन हम देख सकते हैं बड़े आराम से, इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले यहाँ पर है, फिर हल्का सा ऐसे है, ऐसे को, फिर फ्रिक्शन ऐसे को हो जाता है, फिर फ्रिक्शन ऐसे को हो जाता है, और फाइनली एक पॉइंट पे ये जो सिलेंडर है ये उतर जाएगा एज से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना नॉन मतलब कितना अजीब है सोचना, इस शार्प पॉइंट के ऊपर अगर फ्रिक्शन सोचना पड़े तो ऐसे अगर हम सोचें तो वो बड़े आराम से इमेजिन हो जाता है ना। एंड इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पर ऐसे था, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फाइनली वो सिलेंडर जो है वो इट विल लीव द एज। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप, हाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको, प्योर रोलिंग का मेरे को लगता है आपको आइडिया होगा। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए रोलिंग डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, अभी तक हमने देख लिया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगते हैं, और हमने देख लिया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो एज है उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की मोशन कैसे हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक जो रोटेशनल मोशन का चैप्टर है इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 6 ही चीज़ों का लेन देन होता है, ठीक है। या तो वो आपको बोल देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या वो आपको बोलेंगे कि टॉर्क निकालो, बैलेंस करो, रॉड लगी हुई है दीवार के साथ, बताओ ये कैसे टिकी हुई है, क्या फ्रिक्शन है, कैसे है। या आपको बोल देंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। या ये आपको बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालो बॉडी की। बॉडी हो सकता है या तो रोटेट कर रही हो, ठीक है, सिंपल रोटेशन, या फिर रोटेट करते हुए आगे भी जा रही है। या फिर आपको ये बोल देंगे कि कोई फ्रिक्शन और रोलिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी कवर हो गई। लास्ट में ड्रेडेड कैटेगरी है
एंगुलर मोमेंटम, जिससे लोगों को काफ़ी घबराहट होती है, मैंने देखा है, मुझे भी होती थी, बट इसको भी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 की एक रफ सी नॉलेज हो। इसके बारे में ज़्यादा आइडिया हमें, इसके बारे में बस ये पता होना चाहिए कि L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, ये फॉर्मूला हो सकता है आपको पता हो। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन आपको आती हैं, टॉर्क आपको बेसिक बेसिक आइडिया है कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे क्या करते हैं उसको। और जो ये तीन चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डेप्थ में डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ दो टाइप की मोशंस होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जनरली दो टाइप की मोशंस के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछा होगा उन्होंने, ठीक है। एक मोशन होती है जिसमें एक सिंपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक रिजिड बॉडी है, डिस्क हो सकता है, रॉड हो सकती है, उसकी एक्सिस दे रखी है, जैसे इसकी एक्सिस यहाँ पर ये है, इसकी एक्सिस ये है, और ये इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है, ये इसके आसपास घूम रहा है, तो ये सिंपल रोटेशन है। दूसरी टाइप की मोशन कौन सी होती है, जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होती है। अब बात यह है कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हर उस मोशन को कहते हैं, ट्रांसलेशन जो होती है, एवरी मोशन जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी स्पेसिफिक एक्सिस, जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इज़ फ्री टू मूव, दैट इज़ ट्रांसलेशन। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो इसका रॉड का है, दैट इज़ यहाँ पर L/2 पे होगा, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस एक्सिस। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तो खुद ही एक्सिस पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ओनली रोटेशन इज हैपनिंग, यहाँ पर रोटेशन इज हैपनिंग प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन इज हैपनिंग प्लस ट्रांसलेशन। और देखने में लग रहा है जैसे ये हिंज है, मगर अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको मैग्नीफाई करेंगे तो पता लगेगा ये एक्चुअली ये किस तरह रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑल्सो ये जो टेनिस रैकेट है, मैंने कई बुक्स में मैंने देखा है ऐसे, ये इसका दिया होता है फॉर्म, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया होता है। टेनिस रैकेट को हमने एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है, ये इसको ऐसे फेंका है टेनिस रैकेट को, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आई है, जिसके करके देयर इज़ रोटेशन प्लस देयर इज़ ऑल्सो ट्रांसलेशन, ठीक है। सवाल ये होता है यहाँ तो एक्सिस दे रखी है, यहाँ कौन सी एक्सिस है। तो भैया बात ये है, सिंपल सा फंडा है, जब भी एक्सिस नहीं दे रखी, जो मर्जी फोर्स इधर उधर ऑब्जेक्ट पे लगे, जैसे यहाँ पर लग रही है, आपको सिंपली एज्यूम करना है कि रोटेशन विल अकर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बात खत्म, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी तो होती है, IAOR, वो मैं अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। यहाँ पर सिंपली एज्यूम करना है, यहाँ देखो जो मर्जी हो रहा हो, एक्सिस विल, अगर फिक्स्ड, अगर कोई एक्सिस स्पेसिफिक दे नहीं रखी यहाँ पर डिस्क के अंदर, तो रोटेशन विल अकर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यहाँ हम आगे इसके सोल्यूशन में देखेंगे इस एग्जांपल के, रोटेशन विल अकर अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यहाँ भी ये जो टेनिस रैकेट है, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग, बट किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये दो टाइप की मोशन मैंने आपको बता दी क्या है। अब इस टाइप की भी जो ये टाइप की मोशन है, इसकी अपनी अलग से काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, अपनी अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम है, एंड सिमिलर फॉर दिस, इसका अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और अपना अलग वर्क एनर्जी थ्योरम है, मगर बहुत सिंपल है दोनों फॉर्मूले, ठीक है। एक हल्का सा डिफरेंस है, उसका आपको ध्यान रखना है और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ I/O ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I/O दिया हुआ है, वो किस चीज़ के अबाउट निकालना है, वो सिंपल यार, ये जो एक्सिस दे रखी है, ठीक है, ये पॉइंट होगा, इसके अबाउट आपको I लेना है। तो आपको मैं अगर किसी भी पॉइंट पे बताऊँ कि हाँ भैया इसकी ये एक एंगुलर वेलोसिटी है, इस पॉइंट तक आते आते वो इतनी हो जाती है, लेट से कुछ भी 20 रेडियंस पर सेकेंड, मेरे को बताओ इस रॉड का मैंने आपको मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है इस स्पेसिफिक केस के अंदर। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल देता हूँ क्योंकि M और L तो दिए हुए हैं, और बस सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, आगे काइनेटिक एनर्जी खत्म। सेम मैं इसके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है, वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन, देर इज़ ओनली अ टॉर्क जो काम करेगी, ठीक है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही, ठीक है, देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वर्क डन का हमने जो इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F.ds। यहाँ पर ds है ही नहीं सेंटर ऑफ मास की, तो ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ वर्क डन कर रही है, दैट इज़ टॉर्क। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ डेल्टा, जो इसका वैसे जो फॉर्मूला होता है वो अगले पेज पे मैं आपको बता दूंगा, इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, ठीक है। मगर वर्क एनर्जी थ्योरम का जो इसमें फॉर्मेट है वो है वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जैसे सिंपल हम पहले देखते थे, ठीक है, पहले होता था काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क डन, बस सिंपल फॉर्मूला दिया होता था। अब चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी और डिटेल हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं,
इसका देख लो, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस टेनिस रैकेट की देख लो, इस टेनिस रैकेट का सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है, तो एफ डॉट डी एस जो है वो जीरो नहीं होगा, और सेंटर ऑफ मास घूम रहा है मतलब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, और इसके अंदर एक रोटेशन भी है। तो यहाँ पर फिर दो काइनेटिक एनर्जीज आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है। रोटेशन हो रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर बट ऑब्वियस, और जो ट्रांसलेशन है वो हाफ एम वी स्क्वायर। ये खेल हम पहले भी बहुत खेल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्क डन हो रहे हैं, ठीक है, एक टॉर्क काम कर रही है, एक काम कर रही है जो फोर्स है, ठीक है, जो इसमें ट्रांसलेशन कॉज कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फोर्स टॉर्क भी बन के आ जाती है, वही फोर्स ट्रांसलेशन भी कॉज कर रही होती है, जैसे फ्रिक्शन बन के आती है कई बार। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर भी यहाँ पर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ऐसे साइड को लग रही है, तो फ्रिक्शन जो है इसको घुमा भी रही है, ठीक है, मगर जब ये सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन उसे अपोज भी करेगी। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर फ्रिक्शन यहाँ दोनों जगह लगेगी, ठीक है, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये बहुत ईजी है, ये एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बता दिया। वर्क डन बाय टॉर्क एंड वर्क डन बाय फोर्स ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटिंग फोर्स इसको आप पढ़िएगा। एंड अगर इन दोनों वर्क डन को इसका अगर दोनों वर्क डन को आप अगर ऐड कर दो तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट की। बहुत आसान है, ठीक है, कोई अभी तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो कि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का क्या सीन है, ये कहाँ से आया है। दूसरी चीज़, वर्क डन बाय टॉर्क जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और तीसरी चीज़, ग्रेविटी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री है सैंड्रा बुलॉक, उनके बारे में छोटा सा एग्जांपल है वो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेज क्या क्या सीन है। ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है, यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं ये, ठीक है, जो फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसके अबाउट लेना है हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है स्पेसिफिकली, ठीक है, ट्रांसलेशन का तो मैं मान के चलता हूँ हमने पहले सॉल्व करना सीख चुके हैं हम वर्क पावर एनर्जी वाले जो चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है, एफ डॉट डी एस जिससे हाफ एम बी स्क्वायर आएगा, वो हम इस क्वेश्चन में भी देख लेंगे कैसे करना है। मगर रोटेशन का देखो आप कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं। इसका रीज़न है कि अगर आप इसकी डेरिवेशन देखेंगे और आप एक कहीं भी इनर्शियल ऑब्जर्वर को आप पोजीशन कर दें, जैसे इस क्वेश्चन में आप एक आदमी को यहाँ खड़ा दो और इस क्वेश्चन में एक आदमी को ये रोल करते हुए डिस्क के पीछे खड़ा दो, तो जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो आप देखोगे इस यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों करके है, रोटेशन, ठीक है, जो ये सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहा है पार्टिकल, ठीक है, इसके आसपास घूम रहा होगा, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी उसके पास रहेगी। फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी रहेगी आगे को, ठीक है, बिकॉज ऑफ वी, और एक वेलोसिटी रहेगी दोबारा आगे को बिकॉज ऑफ आर ओमेगा, क्योंकि ये घूम भी रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी एक वेलोसिटी है आगे को बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक वेलोसिटी है ऊपर को बिकॉज ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, ठीक है, और उनका समेशन करोगे, तो एंड में ये फॉर्मूला निकल के आता है हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। और जब आप सेम चीज़ इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक आपने जो आदमी यहाँ खड़ा रखा है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हर पार्टिकल के साथ करोगे, तो एंड में जो फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देख सकते हो वो है हाफ आई ओ ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है दोनों केस के अंदर, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वर्क डन बाय टॉर्क जो है ये कैसे निकालने हैं, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। तो उसका एक बहुत आसान फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं ये। तो ये जो फॉर्मूला है ये है वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पर एफ डॉट डी एस करते थे, यहाँ पर टाउ डॉट डी थीटा को इंटीग्रेट कर देना है। तो बात ये आएगी कि टॉर्क कहाँ निकालना है। अब देखो टॉर्क जो होता है उसकी दो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, एक तो होती है आर क्रॉस एफ जो हम पहले कई बार देख चुके हैं, दूसरा होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू अल्फा आई अल्फ़ा का ज़्यादा खेल नहीं है, यहाँ पर जो आपको टॉर्क निकालनी होगी वो होगी मोस्टली बिकॉज ऑफ आर क्रॉस एफ, ठीक है, उसको इंटू डी थीटा कर देना है। अब वो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो चाहे वो पहले वाला केस हो जहाँ पर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है, या फिर वो दूसरे वाला केस हो जहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रही थी, टॉर्क के सिर्फ दो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जब आपको टाओ डॉट डी थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिर्फ दो पॉइंट्स। इनफैक्ट अगर आपको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी लगानी पड़े कभी ना, खुदा ना खास्ता मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको ये इक्वेशन लगानी पड़े तो भी उसके यही दो पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, और किसी और पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो गलती कर बैठोगे। और हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हम चूज़ कर सकते हैं, कोई इनमें वो नहीं है कि हाँ ये इसके अबाउट निकालना है या इसके अबाउट निकालना है, जो आपकी इच्छा होती है। मगर जनरली क्वेश्चंस के अंदर सेंटर ऑफ मास जो है वो ठीक रहता है, जो थोड़े रोलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना ठीक रहता है।
ठीक है। बट अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट मतलब जैसे जो एक्सेस है, ठीक है, ये वाली जो एक्सेस है, तो इसमें ये पॉइंट जो होता है ये फिक्स्ड है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इसमें ट्रांसलेशन और रोलिंग हो रही है, यहाँ पर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं लग रही, क्योंकि प्योर रोलिंग के कई क्वेश्चन होते हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं लगती। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ये आगे प्योर रोलिंग करता जा रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू टॉर्क कैसे निकाले भैया, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, सिर्फ ग्रेविटी। और ग्रेविटी कहाँ लग रही है इसके अंदर, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। एक सेकेंड, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एम जी। अब मैं पॉइंट कौन सा लूँ जिसके अबाउट एम जी एक्ट कर रही है, या तो आप सेंटर ऑफ मास ले लो या कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ फिक्स्ड पॉइंट तो कोई ऐसा सच है नहीं, वो आई ए वाली बातें बाद में कर लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ले लो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या ग्रेविटी का टॉर्क लग रहा है, नहीं, क्योंकि आर क्रॉस एफ में आर ज़ीरो है, तो वर्क डन बाय टॉर्क ज़ीरो है इस केस के अंदर। यहाँ सेकंड केस देख लो, यहाँ सेकंड केस में क्या कौन सी फोर्स लग रही हैं। एक तो चलो जब ये धीरे धीरे खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, हर पॉइंट पे इनफैक्ट ये एम जी है, हर पॉइंट पे ये एम जी जो है ये सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा। तो एम जी करके जो टॉर्क हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लेते हैं टॉर्क को वर्क डन के अंदर, तो एम जी की वजह से जो वर्क डन है वो होएगा आर क्रॉस एफ। एफ तो एम जी ठीक है, आर क्या है, आर इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास ही पॉइंट लिया है और एम जी जो है वो सेंटर ऑफ मास पे ऐड करती है। मगर फिर इसमें रोटेशन हो कैसे रही है, रोटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया था ना, फ्रिक्शन जो है वो इस पॉइंट पे लगता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर वर्क डन आएगा। अब फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, मगर आप देखोगे कि उस सिचुएशन से हम कैसे मैनेज करते हैं, वर्क डन बाय टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देख लो, वर्क डन बाय टॉर्क क्या है, कौन से दो पॉइंट्स ले सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ मास हो या फिर कोई फिक्स्ड पॉइंट हो। यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है यहाँ पर आई ए ओ आर वाला, मगर मैंने आपको बताया था वो बाद में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, मैं अभी इस क्वेश्चन में वो वाला गन नहीं में जाना चाहता। तो दूसरा पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ये और ये और ये और ये है। कौन सी फोर्स लग रही है, मान लो ये वैक्यूम में, इस पर कोई ड्रैग नहीं लग रही, कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटी है, ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगी, वर्क डन बाय टॉर्क इज ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क डन बाय टॉर्क आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन देता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये है, वर्क डन बाय टॉर्क अगर जीरो, तो ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, मगर इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में कोई चेंज नहीं है। मगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो थी हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, वो रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो इसका ओमेगा है, वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हो रहा था, तो यहाँ पर डेल्टा के ई रोटेशन आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी आएगी। क्या इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन थी यहाँ पर जब ये सिलेंडर सिंपली ऐसे बस खड़ा था इस पर, बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर किसी भी फ्यूचर एंगल पे, ठीक है, जब ये ऐसे हिल के यहाँ आ जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होएगी इसकी, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। डेल्टा के ई रोटेशन और के ई रोटेशन एक ही होएगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, बिल्कुल है, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, मगर क्या कोई चेंज है, नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय टॉर्क नहीं है, ठीक है। अबाउट द सेंटर ऑफ मास, टॉर्क रोटेशन में ना ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली होती है कि आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना है टॉर्क का या एंगुलर मोमेंटम का या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे सिखाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट पे किस पॉइंट के अबाउट लेना है और टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है इसका टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी धीरे धीरे टॉर्क लगा के इसको नीचे लेके आ रही है, और आप दो पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क लगा सकते हो इनफैक्ट। यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट भी है और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी है। जो फिक्स्ड पॉइंट है, अगर मान लो मैंने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसका खुद का तो कोई टॉर्क होगा नहीं। दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, ठीक है। तो इधर एक तो आप फिक्स्ड पॉइंट ले सकते हैं और सिंपली आप ग्रेविटी का टॉर्क लेके वर्क डन निकाल लो,
और यहाँ पर जो भी वर्क डन होएगा इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली ज़ीरो थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर हम इस पॉइंट की जगह हम सेंटर ऑफ मास को अगर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास लिया है, अगर आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लोगे तो कौन सा टॉर्क लग रहा है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर आप देखोगे तो एक ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, इसका टॉर्क तो होगा नहीं क्योंकि खुद ही सेंटर ऑफ मास पे है। दूसरा है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इस पॉइंट पे, मगर वो नॉर्मल रिएक्शन जैसे जैसे रॉड नीचे गिरेगी वो नॉर्मल रिएक्शन वेरी करेगा। तो आप देख रहे हो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ सेंटर ऑफ मास को ना कंसिडर करें फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन। ठीक है, आप सिंपली जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट वर्क डन कैलकुलेट करो बिकॉज ऑफ टॉर्क। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो फिक्स लग रही है, एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी, वो उतनी ही रहेगी। तो थीटा चेंज होता रहेगा, आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा वर्क डन बिकॉज ऑफ टॉर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, या तो आप सेंटर ऑफ मास ले लो या फिक्स पॉइंट ले लो। यहाँ पर आप देख रहे हो जो सेंटर ऑफ मास है और फिक्स पॉइंट है वो एक ही स्थान पे है। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, अगर कोई फोर्स लग रही है तो ठीक है, आप निकाल लो वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू, मान लो ऐसे फोर्स लग रही है। ठीक है, वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू दिस फोर्स इंटू ये जो रेडियस है इंटू जितना भी एंगल चेंज होता है। ठीक है, मान लो अगर इतना एंगल चेंज होता है तो डी थीटा ये आ गया, वर्क डन बाय टॉर्क निकल गया। और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता रखा है, अगर शुरू में इसकी कुछ भी नहीं थी तो फिर डेल्टा के ई इज़ इक्वल टू जो के ई फाइनल है, और दैट्स इट। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना है, आपको काइनेटिक एनर्जी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सेस कौन सी लेनी है, और ये जो सारा इसका बेसिक फंडा है कि यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास लेके कन्वीनियंट रह जाता है, यहाँ पर आपको एक्सेस के अबाउट लेके कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, अब आखिरी जो चीज़ है वो है सैंड्रा बुलक, ग्रेविटी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो अगर आप में से किसी ने अगर ग्रेविटी मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें जो सैंड्रा बुलक है वो चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अपने हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। उसका प्लान ये था कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब गैस डिस्चार्ज करूँगी तो ये मेरे को यहाँ की तरफ फोर्स देगा। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल मास की जो फोर्सेज होती है दैट इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, जो इसमें से मास है वो वेरी कर रहा है। तो उसको लगा कि मुझे धक्का मिलेगा इधर को और मैं धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाऊँगी, और उनका प्लान जो था वो सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, मगर उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था। पहली बात तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब बहुत ये बेसिक लेवल पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है, और ये चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट है, और यहाँ बैकग्राउंड में अर्थ है। ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये सारा अर्थ है बैकग्राउंड में। तो वो जो सारी अर्थ है वो सैंड्रा बुलक को अपनी तरफ खींच रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो फोर्स कहाँ पर लग रही है सैंड्रा बुलक का, मान लीजिए उनका ये सेंटर ऑफ मास है उनकी बॉडी का। ठीक है, वो जो एक्ट्रेस थी, जो एस्ट्रोनॉट था, वो एस्ट्रोनॉट बनी हुई थी। ठीक है, और वो एस्केप करना चाहती थी इस क्राफ्ट से इस क्राफ्ट में, और फिर इस क्राफ्ट से वापस अर्थ पे। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास था वहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी एक तो। अब इनकी बॉडी पे कोई एक्सेस तो है नहीं, ये फ्री स्पेस में है जहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की। तो जो जो भी पॉसिबल रोटेशन हो सकती थी वो इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होएगी। मगर क्योंकि फोर्स ग्रेविटी की जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, तो ग्रेविटी का जो टॉर्क है अबाउट द पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज़ द सेंटर ऑफ मास, वो आर क्रॉस एफ में आर ज़ीरो है, तो टॉर्क ज़ीरो हो गया। अब दूसरी फोर्स कौन सी बची जो ये खुद को प्रोवाइड करना चाहती थी यहाँ से गैसेस डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन सिलेंडर की। मगर उसमें ना एक फाइनर डिटेल है, मूवी में तो दिखाया कि ऐसे यहाँ से गैसेस गए और सैंड्रा बुलॉक ऐसे जाते 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 स्पेस क्राफ्ट की तरफ चले गई। ठीक है, फाइनल डिटेल उसमें ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ से गैसेस अगर यहाँ से डिस्चार्ज करी, ठीक है, और आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है आपने बिल्कुल उसके लाइन में रखा है इसे, तो हाँ ठीक है, इसकी वजह से आपको एक फ़ोर्स तो मिलेगी यहाँ पर बिल्कुल, और ये फोर्स जो है इट विल बी इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। आपको एक फ़ोर्स तो मिलेगी और इस फोर्स का टॉर्क ज़ीरो होएगा। ठीक है, तो आप इफ़ेक्टिवली ऐसे ऐसे नहीं घूमोगे, आप ऐसे 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 जाते रहोगे पीछे। तो यहाँ चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप यहाँ से यहाँ जाओगे बिना रोटेशन के, और आपको रोटेशन अवॉइड करनी है
क्योंकि अगर आप ऐसे 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 जाने लगे तो आप डिसोरिएंट हो जाओगे। आप यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे और अगर आप ऐसे ऐसे करके गए तो है ना, आप इसको दरवाजे को नहीं पकड़ पाओगे, आप हो सकता है कहीं से टकरा के फिर कहीं और निकल जाओ। तो सैंड्रा बुलोक को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना था। अब मूवी में तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने बस कैसे कैसे करके सिलेंडर से गैस बाहर डिस्चार्ज करी और वो उड़ते हुए यहाँ गए हैं, ठीक है। मगर रियलिटी ये है कि अगर ये सिलेंडर हल्का सा भी यहाँ नीचे की तरफ हो, ठीक है, और अगर गैसेस इधर जा रही है और फोर्स इधर लग गई, तो फिर आपके सेंटर ऑफ मास जो है ना, क्योंकि सैंड्रा बुलोक की बॉडी फ्री है रोटेट करने को, जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट एक टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि ये आर डिस्टेंस आ गया। और अगर ये टॉर्क आ गया तो ये सैंड्रा बुलोक हो सकता है ऐसे 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 घूमने लग जाए। और अगर ये ऐसे ऐसे घूमने लग गए, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, तो अगर यहाँ पर सैंड्रा बुलोक की बॉडी पे टॉर्क लगने लग गया, अगर उन्होंने सिलेंडर को हल्का सा भी गलत पकड़ा हुआ है अपने सेंटर ऑफ मास से दूर, तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं टॉर्क ये इधर की तरफ जा रहा है, तो उनकी बॉडी ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। और आप इमेजिन करो इस सिनारियो में उनकी बॉडी ऐसे 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 रोटेट करती हुई जा रही है, तो वो सारा जो उनका जो सारा जो प्लान है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत एक ख़ास चीज़ थी। अब मेरे को वो मूवी में मुझे वो दोबारा देखनी पड़ेगी देखने के लिए कि उन्होंने एग्जैक्टली अपने सीजी के साथ अलाइन रखा था सिलेंडर को या इधर उधर था, ठीक है। तो ये इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। तो सैंड्रा बुलोक के साथ सिर्फ ट्रांसलेशन हो रही थी, नो रोटेशन, मगर वो हल्की सी भी गड़बड़ करती तो इट वुड हैव बिन बोथ, जैसे ये नीचे वाली लाइन ऑफ एक्शन पे दिख रहा है हमें, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट पोर्शन है जो मैं क्वेश्चन का सल्यूशन डिस्कस करने से पहले लास्ट एक पोर्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ रोलिंग मोशन। जो मैंने आपको बताया था ना, वी हैव डिस्कस्ड काइनेटिक एनर्जीज, वी हैव डिस्कस्ड टॉक्स, हमने डिस्कस कर लिया है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशन क्या होती है। लास्ट पोर्शन इज़ रोलिंग मोशन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ओनली, ठीक है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम रोलिंग मोशन करते हैं, काफ़ी आसान टॉपिक है ये आखिरी टॉपिक रह गया रोलिंग मोशन। इसी में ये 3 टाइप की रोलिंग मोशन कवर हो जाएंगी और आपका फ्रिक्शन कवर हो जाएगा। फ्रिक्शन का बेसिक कि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन कैसे लगता है कैसे नहीं लगता, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। देखिए 3 टाइप की रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग या स्किडिंग जिसे कहते हैं, और स्लिपिंग। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं, ये हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो। अगर कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर ये डिस्क ऐसे आगे को जा रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है वो v0 है, तो प्योर रोलिंग में ये जो पॉइंट होता है ना, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है डिस्क का, ठीक है, सरफेस पे नहीं होता है पॉइंट, ये पॉइंट डिस्क पे ही है। इसकी स्पीड पॉइंट पी की विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो साइड में बस ऐसे ही खड़ा है, इनर्शियल ऑब्जर्वर जिसे कहेंगे हम, इट शुड बी ज़ीरो। मतलब जितना है पीछे को जा रहा है उतना ही आगे को जा रहा है, ठीक है। आप देखो ना, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना है, ये ऐसे को है पीछे को आर ओमेगा माइनस आई कैप पे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना है, ये आगे को जाएगा, ठीक है, v0 प्लस आई कैप पे। अगर p की वेलोसिटी 0 है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो आर ओमेगा इज इक्वल टू v0, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने बता दिया कि प्योर रोलिंग होती क्या है। फिर उसके बाद ये बात अलग है कि कई केस बनते हैं जिसके अंदर ये जो सरफेस है ये सरफेस ही आगे जा रही है, वो फिर बात की बातें हैं। बट मैं इसमें सिंपलेस्ट केस को मैं डिस्कस करना चाहता था कि मैं बता सकूँ आपको कि ये प्योर रोलिंग व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। दूसरा केस आता है स्लाइडिंग स्किडिंग, ये भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या है, गाड़ी को आप एकदम से ब्रेक मारते हैं, कई बार गाड़ी स्किड करती है, वो क्यों करती है, क्योंकि आपने तो ब्रेक मार दी, गाड़ी आगे को जा रही थी, आपने इस मोशन को रोक दिया, ठीक है, तो गाड़ी धत 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 करके रुकने की कोशिश करेगी, स्किड करेगी। उसका रीज़न क्या था कि आगे की स्पीड तो काफ़ी थी मगर आपने चक्का जाम कर दिया, तो ये पीछे की स्पीड कम हो गई, आगे की उतनी रह गई, तो फिर नेट आगे को चली गई। इसका मतलब ये पॉइंट पे आगे को भागने की कोशिश करता है, समझ गए आप। तो v0 इज़ ग्रेटर देन आर डब्ल्यू, ठीक है। ये जो आगे की स्पीड होएगी किसी भी पॉइंट पे जब आप इसको ब्रेक मार रहे होंगे, इसकी एक आगे की स्पीड होएगी, इट विल बी ग्रेटर देन जो इसकी पीछे की स्पीड है किसी भी एक पॉइंट पे, क्योंकि इसकी स्पीड तो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगी, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा v0 ही रहेगी, हमेशा आर ओमेगा ही रहेगी। तो ये बेसिकली स्लाइडिंग स्किडिंग है। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट आता है स्लिपिंग। स्लिपिंग के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, आप कीचड़ के ऊपर हैं,
ये भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। बाइक है, आपके पास कार है, साइकिल है, जैसे भी है, आप पैडल मारी जा रहे हैं, एक्सीलेटर मारी जा रहे हैं, मगर जो बस टायर है वो एक ही जगह पे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? अब मैंने यहाँ इसका डायग्राम, इस वाले का डायग्राम मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। उसमें क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट पी है, इसके पास ये वाली स्पीड तो पूरी है मगर ये आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ वाला वेक्टर काफ़ी बड़ा है, यहाँ वाला वेक्टर बहुत छोटा है। ठीक है, तो वी नॉट इज़ लेसर देन आर ओमेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्लिपिंग के अंदर। तो ये हमने तीनों टाइप के जो मोशंस है वो देख लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहे हो ना, ये वेक्टर जो है ये बहुत छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है, और स्किडिंग में उल्टा है, आगे वाला भाग रहा है और पीछे वाला छोटा है क्योंकि अपने टायर लॉक कर दिया है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इन तीनों केसेस के अंदर जो इनकी बेसिक डेफिनेशन है वो तो इनकी स्पीड से ही डिफ़ाइन की गई है कि यहाँ पर बराबर है, यहाँ एक कम है एक ज़्यादा है, और यहाँ पर भी वी नॉट इज़ लेसर देन आर ओमेगा, स्पीड से डिफ़ाइन करी है। बट ज़रूरी नहीं है कि पी के पास एक्सेलरेशन हो या ना हो। आप समझ रहे हैं, पॉइंट पी के पास हो सकता है कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो। अब प्योर रोलिंग में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर पीछे को होएगी अगर नेट टॉर्क इधर को लग रहा है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वी नॉट है, कुछ हो सकता है ए नॉट भी है, तो उसके पास एक ए नॉट ऐसे को होएगी। मगर क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यानी कि वी पी ओ जीरो है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आएगी, वो भी जीरो आएगी, है ना, जीरो का डिफरेंशियल जीरो। तो इसका मतलब अल्फा आर विल बी इज इक्वल टू ए नॉट, और सिर्फ उस केस में अगर सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन भी है। आप समझ गए? तो वेलोसिटी तो हमेशा होएगी होएगी, वेलोसिटी से ही डिफाइन करना चाहिए। एक्सेलरेशंस भी हो सकती हैं पी के पास अपनी अपनी। प्योर रोलिंग में वो एक्सेलरेशन एक दूसरे को खा जाएंगी, स्लाइडिंग या स्किडिंग के अंदर वो एक्सेलरेशन एक दूसरे को नहीं खाएंगी, और स्लिपिंग के अंदर भी वो नहीं खाएंगी। ठीक है, अब वो एक्सेलरेशन होंगी कि नहीं होंगी ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बाकी फोर्सेस किस तरह अरेंज्ड है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन होएगी कि नहीं होएगी। प्योर रोलिंग में एक और मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हो। ठीक है, अगर एक फ्रिक्शनल सरफेस भी है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है और पॉइंट पी की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब पी जो है इट इज़ नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस या दिस ऑब्जर्वर इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस। तो पी जो है ही इज़ नॉट, इट इज़ नॉट मूविंग, एक स्प्लिट सेकंड के लिए ये स्टेशनरी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगी नहीं जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है ना। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, मगर इसको इमेजिन करना, जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है उस स्प्लिट सेकंड के अंदर तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो ऐसे भी केसेस है प्योर रोलिंग में, जब ये आगे प्योर रोलिंग चल रही है, फ्रिक्शनल सरफेस है भाई साहब, मगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा नीचे। ठीक है, और स्लाइडिंग और स्किडिंग और स्लिपिंग इसके अंदर आप अपने आप आगे तय कर सकते हैं कि फ्रिक्शन कैसे लगना है कैसे नहीं लगना, वो आप बुक्स में देख सकते हैं, बहुत आराम से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, इनकी वेलोसिटीज़ के थ्रू इनको डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, कि पॉइंट पी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हो सकता है पॉइंट पी के पास टेंजेंशियल डायरेक्शंस में हो या ना हो, डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे अरेंज्ड है। अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने जैसे अपनी रोलिंग मोशंस मैंने आपको अलग अलग तरह की अभी जैसे बताई, प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग और स्किडिंग। तो अब मैं दो चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम कर सकते हैं सॉल्व, जहाँ से ये वीडियो शुरू हुई थी। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। कौन सी दो चीज़ें हैं मुझे रह गई हैं? पहला एक प्रूफ, जिसमें मैं प्रूव करूँगा कि फ्रिक्शन की वजह से प्योर रोलिंग में ज़ीरो वर्क डन होता है। ठीक है, इसके मैंने बहुत इधर उधर गलचल प्रूफ देखे हुए हैं या नॉन इंट्यूटिव प्रूफ्स देखे हुए हैं। आपको मैं कंक्लूसिवली यहाँ पर बता देता हूँ कैसे फ्रिक्शन का वर्क डन ज़ीरो होता है रोलिंग मोशन में। दूसरी कौन सी चीज़ रह गई है? दूसरी चीज़ रह गई कि एक कोई ढंग की या एक आध दो कोई प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं प्योर रोलिंग की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बढ़िया एक फाउंडेशन हो जाएगी फाइनली क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, राइट? जिस क्वेश्चन से मतलब ये वीडियो शुरू हुई थी, जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम जो इसका जो हमने दो चीज़ डिस्कस करनी थी प्रॉब्लम टैकल करने से पहले, उसमें से एक चीज़ जो थी दैट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, नेट वर्क डन सॉरी ड्यू टू फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ज़ीरो, उस चीज़ को टैकल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत लिखनी ज़रूरी है, नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा, नेटवर्क डन बाय फ्रिक्शन, बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी ड्यूरिंग रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग, ये बात इसमें खास है ध्यान रखने वाली।
अब देखिए इसके बारे में ना मैंने काफ़ी सारे बुक्स में देखा हुआ है कि मोस्टली बुक्स के अंदर इतनी अच्छी मुझे कहीं रीजनिंग मिली नहीं, कुछ एक आध जगह मुझे मिली है। आपको भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आई हो, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई होगी कि ऐसे कोई भी डिस्क दे रखा है या कुछ भी दे रखा है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है और ई प्योर रोलिंग चल रही है और वो बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से कोई काम नहीं हो रहा और उसकी रीजनिंग। देखिए प्योर रोलिंग यहाँ वैसे मैं आपको पहले बता दूँ तभी हो रही होती है। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन तभी लग रहा होता है जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स और कोई लग रही हो फ्रिक्शन के अलावा। अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है, नीचे फ्रिक्शनल सरफेस है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा नीचे, चाहे फ्रिक्शनल सरफेस पे ये दौड़ रहा हो, ठीक है, रोलिंग चल रही हो, बट फ्रिक्शन नहीं लगेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। बट इन केस अगर फ्रिक्शन लग रहा है और उसके बाद भी प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, जैसे यहाँ कुछ फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन भी लग रहा है और प्योर रोलिंग चल रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई काम नहीं होगा, नेट काम नहीं होगा। और वो उसका कुछ ऐसा चलता है कि फ्रिक्शन जो टॉर्क में काम करता है, इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन टू जो फ्रिक्शन ट्रांसलेशन में काम करता है, और वो ये दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है। अब इसके रीजनिंग्स वगैरह अगर बुक में देखें तो किसी बुक में लिखा होता है कि जी फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, जबकि ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड तो ज़ीरो है, तो फ्रिक्शन इनटू इस पॉइंट की स्पीड जो है वो पावर आ गई, और अगर इस पॉइंट की स्पीड जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड तो पावर जीरो है, वर्क डन जीरो है, ख़त्म खेल भाई, रैपअप, बोरी बंडल। फिर कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि इस पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, तो एफ डॉट डी एस में डी एस ही ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो है। बट वो ये रीजनिंग्स ना बड़ी नॉन इंट्यूटिव सी लगती हैं, ठीक है, आपको भी थोड़ी इसमें दिक्कत आई होगी। तो मैं सोचा था कि मैं ना एक बेसिक से डेरिवेशन चीज़ की कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन जो है शुरू वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जैसे शुरू होएगी और बीच में मैं उसको एक्सपैंड कर दूंगा एज अ कुछ डेरिवेशन के स्टेप्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे वो कैसे होगा, बट मैं आपको उसके एंड में प्रूव कर दूंगा एक इंट्यूटिव मैनर में कि ऑल्दो फ्रिक्शन इसमें रोलिंग करवाएगा, ठीक है, एंड ऑल्दो ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ गतिविधि आ रही है, ठीक है, मगर फिर भी वर्क डन जो नेटवर्क डन है फ्रिक्शन का वो ज़ीरो है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक है, और वो लेट से इस डायरेक्शन में किसी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इस डिस्क का कुछ रेडियस में लेके चल लेता हूँ, लेट से 1 मीटर, और इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है, ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा तो एंगुलर वेलोसिटी तो होएगी, और मान के चलते हैं वो है 10 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। अब इस पॉइंट के पी पे अगर हम आ जाएँ तो, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अपना वो कड़वाना भी ज़रूरी है भाई, अपना ये जो गार्ड होता है, ठीक है, संतरी ऑब्जर्वर, ठीक है, इसके बाल बना दिया, गंजा रहता था हमेशा, तो इसको मान लीजिए कोई ये ऑब्जर्वर है, इसका नाम रख देते हैं ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक है ना एक थर्ड चीज़ भी चाहिए होती है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, पी ये है, ऐसे 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 एंगुलर वेलोसिटी चल रही है तो इसकी वेलोसिटी इधर को जाएगी, ये आर ओमेगा होएगी, ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी है, और आर ओमेगा कितना है, आर 1 मीटर है, ओमेगा 10 है, तो ये पीछे की तरफ चली गई -10 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी स्पीड कितनी है, +10 आई कैप, ठीक है, राइट साइड को है तो +10, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा मान लो फिक्स्ड, ठीक है। ये कितना आ गया, ज़ीरो, मस्त बढ़िया है, प्योर रोलिंग चल रही है, फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है। क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पी है ये, आप वर्चुअली इसे स्टैटिक मान लो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। जैसे ही कोई भी पॉइंट आके पॉइंट पी की जगह ले लेगा वैसे ही उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फिर ये पॉइंट ऊपर पी, ये पॉइंट पी पे जो पार्टिकल था ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, मगर कोई और पार्टिकल आके इसकी जगह बैठ जाएगा। तो हमेशा जो ग्राउंड के साथ चीज़ कांटेक्ट में है वो तो ये वाला एग्जैक्ट पार्टिकल होएगा, और जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा इसकी स्पीड ज़ीरो होएगी और प्योर रोलिंग चल रही है, ठीक है। अब अगर स्पीड ज़ीरो है तो आप समझ रहे हो इसको, अगर स्पीड ज़ीरो है तो कोई स्किडिंग नहीं हो रही, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, जब डिस्क जो है वो इस पॉइंट पे टिका हुआ है, तो जो स्किडिंग नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, है ना। अब हमें प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगवाना भी है,
तो कैसे लगा सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फोर्स F लगा देते हैं, ठीक है। और लेट अस से वो जो फोर्स F है वो है इसके सेंटर से 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर ऊपर है इसके सेंटर से, ठीक है। और इस फोर्स F की वैल्यू मान लेते हैं कुछ है 20 न्यूटन लेके चलें, 20 न्यूटन सही है, ठीक है। फोर्स F है 20 न्यूटन। अब ये फोर्स F जो 20 न्यूटन है, देखते हैं क्या करेगी इस पॉइंट को, कुछ तो होगा ना इसकी वजह से। ये फोर्स F एक टॉर्क लगाएगी जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी, जिस करके इस पॉइंट की पीछे को एक्सेलरेशन आएगी। और ये फोर्स F सेंटर ऑफ मास को भी आगे एक्सेलरेट करेगी, दोनों चीज़ें करेगी ये। अगर ये यहाँ लग रही होती ना बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की लाइन में, तो ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास को ये ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन दे रही होती, मगर ये फोर्स हल्की सी दूर लग रही है तो ये रोटेशन भी देगी। तो चलिए देखते हैं इसकी वजह से अगर हमें अल्फ़ा निकालना हो तो पहली बात तो उसका टॉर्क है वो हम सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो ऐसी रोलिंग बॉडीज़ होती है उनमें सेंटर ऑफ मास कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि कोई और फिक्स पॉइंट हमें नहीं तो अदरवाइज ढूंढना पड़ता है। टॉर्क कैन ओनली बी कैलकुलेटेड, टाउ इज इक्वल टू अल्फा कैन ओनली बी कैलकुलेटेड अबाउट 2 पॉइंट्स, या तो इसका सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का, या फिर उस बॉडी पे कोई अगर फिक्स पॉइंट आपको दिख जाए, हिंज दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए। यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, भले ही मैं मानता हूँ ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस बनती है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मगर हम फिर भी सेंटर ऑफ मास की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं बढ़ाया, वो बाद में देखेंगे। तो F का टॉर्क देखते हैं अबाउट O। टॉर्क अबाउट O, हमेशा टॉर्क का पॉइंट स्पेसिफाई होना चाहिए किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो। तो इसको मैं O मार्क कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई कितना है इसका, मास इसका ले लेते हैं, मान लीजिए 5 किलो, ठीक है। तो एक ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है, ठीक है, इसको आप रिंग मान लो, दिस इज़ अ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, mr²। तो मास इसका है 5 किलो, रेडियस कितना है 1 mr² इंटू अल्फ़ा। अब ये जो टॉर्क है जो इसका लगेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये कितना होगा, फोर्स जो आगे ऐसे जा रही है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके बीच में है, जिसको आर क्रॉस एफ भी बोलते हैं। मगर आर क्रॉस एफ को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द, सॉरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, जो फोर्स है, ठीक है, 20 न्यूटन्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये टॉर्क कितना आ गया 20 इंटू 0.5। मैं आपको इसमें बस बता रहा हूँ ये कैलकुलेशंस करके, ताकि हमें पता लगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट P पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फ्रिक्शन पीछे ही लगे, हो सकता है आगे भी लग जाए। वैसे मैं ये प्रॉब्लम आपको इसलिए करवा रहा हूँ, पता कि मतलब आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि एंड में फ्रिक्शन पीछे आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। टाउ इज़ इक्वल टू 20 इंटू 0.5 इज इक्वल 20 इंटू 0.5, ठीक है। टॉर्क ये आर क्रॉस एफ से निकाला, और टॉर्क के लिए एक और फॉर्मूला भी है आई अल्फ़ा। तो ये कितना आ गया 5 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई इस केस के अंदर, 10/5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये पता नहीं, अब देखो मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, और ये पीछे को इसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगी, और वो कितनी होएगी अल्फ़ा आर। और क्योंकि टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रही है ना, टॉर्क इस डायरेक्शन मतलब टॉर्क बेसिकली इसको इधर को घुमाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल से मिलेगी, ठीक है। बट टॉर्क इसको इधर को एक्सेलरेट करेगी, ऐसे को। तो वो कितनी आ गई अल्फ़ा इंटू आर, और वो हो जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसको मिल गई भैया पीछे को, ठीक है। ये इसको मिल जाएगी पीछे को। अब इसके पास फोर्स की वजह से इस पॉइंट के पास एक और एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। वो कौन सी आएगी, जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स अपॉन मास कितना है इस बॉडी का 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, ये आ जाएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर को चलेगी 2 मीटर्स पर सेकेंड। आपको पता है ना इस पॉइंट को ऐसे मैंने क्यों किया है, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू g, जैसा हमने v के केस में किया था, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू g, ठीक है। p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ गया -2,
सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, +4। नेट एक्सेलरेशन कितनी आ गई, +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू जी। मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ तोड़ के बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ का मतलब एग्जैक्टली में क्या है, नहीं तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा बस इसको इससे काट देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि काटने का मतलब क्या होता है, ये एक्सेलरेशन कौन सी होती है ग्राउंड के ऑब्जर्वर में, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। वेलोसिटी भी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है। और यहाँ पर अब इसकी क्लियरली इस फोर्स के लगने से इस रिंग के ऊपर जिसकी ये ऐसे स्टैटिस्टिक्स थे, हमने ये फोर्स लगाई जिसकी वैल्यू 20 थी, और भाई सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि जो चीज़ पहले प्योर रोलिंग कर रही थी, जिसका ये पॉइंट जो था स्टेबल था, अब इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन आ गई है आगे को +2। क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसको हल्का सा स्किड करवाएगी, इसलिए इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो कि पीछे को जाएगी जाएगी जाएगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगी ऐसे को, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी जब तक ये फोर्स एक्सटर्नल हम नहीं लगा रहे थे। जैसे ही हमने लगाई ये फ्रिक्शन आने लग गई। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रिक्शन हमेशा पीछे जाए, कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स बदल सकते हैं। डिस्क की जगह अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सिलेंडर रख दूँ या कुछ ऐसा रख दूँ और इस फोर्स को थोड़ा चेंज कर दूँ, तो हो सकता है ये चीज़ साइड से बिल्कुल ऐसी दिखे, सिलेंडर ही लगे, और फोर्स जो है वो मैं 30 न्यूटन कर दूँ, और ये टोटल इक्वेशन का जो झालामाला है ये ऐसा बनेगा, ये टोटल जो लड़ाई है ऐसे चलेगी कि एंड में एक्सेलरेशन आएगी इस पॉइंट की -2, ठीक है। तो उस केस में इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है, इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन पीछे को है, पीछे को जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन तब आगे लग जाएगी। तो ये याद रखना, प्योर रोलिंग में कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन ऐसे मोशन को अपोज ही कर रही है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको ये बता दिया, बट मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया था इस क्वेश्चन को कि फ्रिक्शन पीछे को लगे, जो कि लग गया। अब देखिए इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब देखिए अब हमने किस तरह हमने उस सारे सिचुएशन से हमने निकाल दिया कि जैसे ही फोर्स एफ लगी वैसे ही नीचे फ्रिक्शन लगनी चालू हो गई और प्योर रोलिंग चलती रही, ठीक है। वो प्योर रोलिंग चलती रहेगी, उसकी उस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम निकाल भी सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी पीछे को, ठीक है। बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको बस बताना चाहता था कि प्योर रोलिंग के केसेस में फ्रिक्शन कैसे आ जाती है प्ले में, वो मैं लेके आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए ये प्योर रोलिंग हो रही है अब, क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा है और इसने उस ऑब्जेक्ट की वो जो उस पॉइंट की टेंडेंसी है इसने उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। मान लीजिए दोबारा प्योर रोलिंग चालू हो गई और अब फ्रिक्शन भी लग रहा है नीचे। ये एक बहुत ही छोटा सा कोई एंगल था डेल्टा थीटा, ठीक है। हम बहुत छोटे से टाइम में एक बहुत छोटा सा एंगल इसने रोलिंग करते करते बहुत छोटा सा एंगल इसने ट्रेस किया, जिस करके ये बहुत जो सेंटर ऑफ मास है ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस आगे भी गया होगा जितने में इसने ये डिस्टेंस एंगल का ट्रांसलेट मारा, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइप की मोशंस हो रही हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अब फ्रिक्शन जो है ना ये दो चीज़ें कर रहा है। फ्रिक्शन एक तो टॉर्क भी दे रहा है इसको इस तरफ को, ठीक है, और दूसरा फ्रिक्शन इसकी ये वाली मोशन को अपोज भी कर रहा है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन एज टाउ अगर हमें कैलकुलेट करना हो एज टॉर्क, तो वो कितना हो गया, हम वर्क डन निकालेंगे, वो ऐसे निकल आएगा। ये ऑब्जर्वर जो है ये निकालेगा, ठीक है, वर्क डन इसके फ्रेम में, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वेल वो होएगा आर क्रॉस एफ डॉट, अगर ये छोटा सा काम है मान लो स्मॉल वर्क डन, डॉट डी थीटा, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये टाओ बन जाती है, और हमें पता है डी डब्ल्यू ऑफ टाओ इज इक्वल टू टाओ डी थीटा, ये फॉर्मूला हमने पहले करा हुआ है, ठीक है। आर क्रॉस एफ करें, आर क्रॉस एफ, आर क्या है, आर ये वाला रेडियस है, तो ऐसे जाएगा ये माइनस के कैप पे टाउ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी आती है, ठीक है। आर वेक्टर जो है वो ये गया, जो आर वेक्टर है इसको नीचे फर्दर एक्सटेंड कर दो, इसको यहाँ लेके आ जाओ क्योंकि हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब अपने हाथ को आर वेक्टर के साथ रखो, अपनी रिस्ट को आर और एफ के कॉन्फ्लुएंस पे रखो, पाम को फ्रिक्शन की तरफ फेस करो, जहाँ भी अंगूठा जाएगा वो डायरेक्शन टॉर्क की है, और वो आ गया। अगर मैं इसको पॉजिटिव के कैप मानूँ और नीचे जो जा रही है उसको नेगेटिव के कैप, तो टॉर्क की डायरेक्शन आ गई आर एफ नेगेटिव के कैप, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, ठीक है।
छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये बहुत छोटा थीटा है, डेल्टा थीटा, तो एफ़ और आर के बीच में, यहाँ पर आर हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, एक्चुअली में ये लगभग ऐसा ही होगा, इनके बीच में एंगल 90 होगा। साइन आर क्रॉस एफ होता है आर एफ साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपली आर एफ आ गया, डायरेक्शन माइनस के कैप आ गई, वो मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं डी थीटा के लिए। डी थीटा जो होता है छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ये वेक्टर ही माना जाता है, ठीक है, डी थीटा माइनस के कैप। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो होगा आर एफ डी थीटा, ठीक है। छोटा सा जो काम किया है फ्रिक्शन ने एज टॉर्क, दैट इज आर एफ डी थीटा। और अब मान लीजिए कि ये जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम आर इंटू डी थीटा बोलेंगे, ये डी एस है। तो ये छोटा सा वर्क डन जो हो गया ये हो गया एफ डॉट डी एस नहीं, सिंपली एफ डी एस, डॉट प्रोडक्ट तो हमने कर दिया है, ठीक है। ये एफ डी एस हो गया और पॉजिटिव। अब ये जो यही फ्रिक्शन जो है ये इसको टॉर्क के रूप में तो काम कर रहा है इस पर, मगर एक ट्रांसलेटरी फोर्स भी उसके रूप में भी तो काम कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अब सेंटर ऑफ मास जितने टाइम में ये डी थीटा ट्रेस करेगा, ये जो रिंग था हमने जो लिया था, जितने टाइम में ये डी थीटा ट्रेस करेगा उतने ही टाइम में सेंटर ऑफ मास आगे भी जाएगा। और वो कितना जाएगा आगे, लगभग जितनी आर्क की लेंथ है उतना ये सेंटर ऑफ मास आगे चला जाएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। इस पॉइंट की और सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेम है, तो जितना पॉइंट आगे जा रहा है उतना सेंटर ऑफ मास आगे, जितना ये पॉइंट पीछे जाएगा उतना सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग। तो अब स्मॉल वर्क done by friction as a force is equal to F डॉट सेंटर ऑफ मास की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ds दोबारा, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट है पर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर है, सेंटर ऑफ मास इधर है, दोनों के बीच में 180 एंगल बन गया। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस 180 इज -1, ठीक है। तो माइनस एफ डॉट डी एस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल वर्क 0 आ गया, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टाइम डी टी, ठीक है, इन टाइम स्मॉल टाइम डी टी इज इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन एज टाउ प्लस स्मॉल वर्क डन एज फोर्स विच इज़ इक्वल टू बिग ज़ीरो। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन है दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। एंड फ्रिक्शन विल ओनली कम इनटू प्ले जब एक्सटर्नल फोर्स आएगी इक्वेशन में। चलिए, मेरे को लगता है कि अब हमने फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, प्योर रोलिंग के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, हमें और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि प्योर रोलिंग और बाकी रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे डील करते हैं। अभी सिंपली उस IIT JEE 1995 सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम पे डायरेक्टली चलते हैं। अब हम उसको टैकल करने के लिए हमें लगता है कंसेप्चुअल तौर पे रेडी हैं उसको टैकल करने का, मतलब बेसिकली उसको विजुलाइज करके उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर एक गलती हो गई है मुझसे, ये एफ डॉट डी एस नहीं है, ये एफ डी एस ही है, डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी हो रखा है, पता नहीं उसको वो डॉट मल्टीप्लिकेटिव है ना, इसलिए आदत है बोलने की। तो चलिए फिर अब इसके नेक्स्ट जो है, जो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था उसको टैकल करते हैं। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को फाइनली टैकल करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। व्हाट वी हैव कवर्ड इज़, हमने देख लिया कि एज पे क्या हो रहा है ना, मैंने आपको समझा दिया कि जो एज है उस पर रोलिंग मोशन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है एंड वाई इट इज़ नॉट अ हिंज पर से। दूसरी चीज़ हमने देख लिया कि जब ऐसी तीखी एजेस होती है तो वो तीखी क्यों नहीं होती है और उन पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेना होता है। तीसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि रोलिंग मोशन, उसको हमने बेसिक लेवल पे कवर कर लिया था कि व्हाट इज़ रोलिंग मोशन, जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत बेसिक लेवल ही चाहिए। और चौथी चीज़ हमने देख ली थी कि रोलिंग मोशन में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है वो ज़ीरो क्यों होता है। यहाँ पर भी रोलिंग मोशन होएगी और यहाँ भी फ्रिक्शन होएगा और यहाँ भी उस फ्रिक्शन का वर्क डन ज़ीरो होएगा, मगर उसका रीज़न हमने देख लिया था कि रोटेशनल में जो फ्रिक्शन काम करता है और ट्रांसलेशन में जो फ्रिक्शन काम करता है उन दोनों का साइन ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए वो एक दूसरे को खा जाते हैं। इसलिए ऑल्दो फ्रिक्शन की वजह से लगता है यार क्लियरली कुछ तो हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोल करना शुरू किया है, बट फ्रिक्शन का वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं हम कि अब इस सिनेरियो को हम कंप्लीट विजुलाइज करते हैं लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। शुरू का हमने देख लिया था कि ये झुक के गिरना शुरू होता है। अब पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जब ये झुक के गिरना शुरू होता है ना तो एक ऑब्जर्वर हमें बिठाना पड़ता है। हर फिज़िक्स की प्रॉब्लम में एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। सारी फिज़िक्स की प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। उसके बाद
सब चीज़ें विजुलाइज हमें करनी होती हैं। विजुलाइजेशन इज़ नॉट द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑब्जर्वर आप कहाँ बिठाओगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर अगर हम इनर्शियल लें, इनर्शियल मतलब अगर हम उसको एक फिक्स्ड पॉइंट पे बिठा दें, ठीक है। इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब वैसे ज़रूरी नहीं होता कि वो उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो है। इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि कोई भी एक सरफेस पे वो उसको हम बिठा दो आप ऑब्जर्वर को, जिसकी स्पीड या तो कांस्टेंट है उस सरफेस की, राइट, या तो उसकी स्पीड ज़ीरो है। ये दोनों जो फ्रेम्स होते हैं इन्हें इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट यही रहेगा कि हम एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दें, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वर के हाथ में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या तो हो सकता है सीधा रख ले, या तो हो सकता है हल्का सा उसको टेढ़ा कर दे, वो उसकी मर्ज़ी होती है। मगर उसका जो ओरिजिन है उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, वो एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा, ठीक है। और क्योंकि ये हम देखेंगे सिलेंडर हल्का 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 झुक रहा है ना, इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, और यहाँ पर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है। तो ऑब्जर्वर जो है, जो कि इनर्शियल है, उसको भी अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हल्का सा झुकाते रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस पॉइंट को एनालाइज करना चाहता है। तो जब हम देखेंगे जब ये सिलेंडर जस्ट उतरने वाला है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो अपने फ्रेम को ऐसे पकड़ के रखे और एक फ़िक्स पोजीशन पे, पोजीशन होगी यहाँ कहीं इस ब्लॉक के ऊपर कहीं भी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो ऑब्ज़र्वर है जो इनर्शियल ऑब्ज़र्वर हमने यहाँ पर खड़ा रखा है इस पॉइंट पे, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना जो फ्रेम है उसको ऐसे ही टेढ़ा करके रखना पड़ेगा या फिर एक किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही रखना पड़ेगा पूरी प्रॉब्लम में। वो किसी भी मतलब ये जो पूरी प्रॉब्लम हो रही है वो किसी भी टाइम पे अपने फ्रेम को कैसे भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मर्ज़ी उसको एंगल देना हो, यहाँ पर चाहे ऐसे दे दे, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर चाहे ऐसे मर्ज़ी एंगल दे दे, फिर बीच में किसी एक पॉइंट पे उसने चाहे अपने वो फ्रेम को सीधा रख दे, वो जिस मर्ज़ी ओरिएंटेशन में अपने फ्रेम को रखे, वो जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसके अलग अलग फ्रेम्स की ओरिएंटेशन में जो अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे एंड में एक दूसरे से मैच करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की स्पीड्स निकाल रहा हो या फोर्सेस निकाल रहा हो, आप समझ रहे हो। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती कि वो फ्रेम को कितना रोटेट करना है, कैसे करना है। वो सारे अलग अलग ओरिएंटेशंस के जो आंसर हैं वो एक दूसरे से मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने ऑब्ज़र्वर देख लिया कि इनर्शियल ऑब्ज़र्वर है, और इनर्शियल ऑब्ज़र्वर अपने फ्रेम को जैसे मर्जी टिल्ट कर सकता है, ठीक है, और उसके सारे रिजल्ट्स जो हैं एक दूसरे से कोहेयर करेंगे, एडहर करेंगे, एक बराबर होंगे, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जैसे उसको रेडियल फ्रेम रखना है में ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो अपने फ्रेम को ऐसे कर देगा, ठीक है, सेकेंड, वो अपने फ्रेम को ऐसे झुका देगा इसकी ओरिएंटेशन में, ताकि वो रेडियल देख सके, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो रेडियल एक्सिस के अलोंग लगती है। फिर यहाँ पर हो सकता है जब ये जो सिलेंडर है, जब ये सिलेंडर उतर जाए और नीचे गिरने लगे ग्रेविटी के एक्शन में, तब उसके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि वो अपने ये वाले जो रेडियल फ्रेम है इसको वो ऐसे कर दे, वो इसको सीधा कर दे, ठीक है, और इसके अलोंग वो देखने लगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके अलोंग कैसे उतर रहा है, ठीक है। अब इसमें सवाल आता है, हमने सिनारियो देख लिया, ऑब्ज़र्वर देख लिया, अब सवाल आता है कि इसमें कौन सी फोर्सेस जो हैं वो ऑब्ज़र्वर को दिख रही हैं, और मतलब जो आपको भी दिख ही रही होंगी यहाँ पर, मगर उसी से रिलेटेड दो कॉमन मिसकंसेप्शंस है। तो देखिए, ऑब्ज़र्वर को जब ये सिलेंडर रेस्ट पे सिर्फ दो फोर्सेस दिख रही हैं, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं दिख रही। जब ये हल्का सा मूव करने लगता है तो उसको फ्रिक्शन दिखनी शुरू हो जाती है और नॉर्मल रिएक्शन दिखना शुरू हो जाता है, और हम आगे देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो फ्रिक्शन भी धीरे धीरे कम होगा। फिर जब ये सिलेंडर यहाँ पर होएगा तो फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा कि ये टच कर रहा है सिलेंडर, मगर उसको इमेजिन कीजिए कि ये छोड़ चुका है एज को, ठीक है, सिलेंडर जो है वो एज को छोड़ चुका है, तो फ्रिक्शन भी जा चुका है, नॉर्मल रिएक्शन जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण लग रही है, ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक फोर्स दिख रही है हमारे इनर्शियल ऑब्जर्वर को। और फाइनली जब सिलेंडर जो है वो बिल्कुल नीचे पहुँच जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये एक्चुअली मुझे दिखाना चाहिए था कि ये वैसे तो मैंने सही दिखाया, ये बिल्कुल एज के लेवल पे आ गया इसका सेंटर ऑफ मास जो है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसने सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करी है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सर्कुलर मोशन थी जब ये रोलिंग मोशन कर रहा था,
ठीक है, और ट्रांसलेट भी कर रहा था मगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था अबाउट दिस लाइन, ठीक है। और फिर इस पॉइंट से जब ये एज को छोड़ देता है यहाँ तक, ये पैराबोलिक मोशन है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर अब काफ़ी आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ पैराबोलिक मोशन। इसके पास एक वेलोसिटी है ये वाली जो इसको आगे लेते हुए जा रही है, और इसलिए इसकी जो ये वाला कोना है ये अब एज से काफ़ी आगे आ चुका है, विच वुड बी इम्पॉसिबल अगर ये अभी भी हिंज्ड होता, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉमन मिसकंसेप्शन आते हैं कि कई बच्चे बोलते हैं कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो दिखेगी इसे, यहाँ पर जब ये यहाँ पर रोलिंग कर रहा है तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगी एक बाहर की तरफ, नहीं लगेगी, क्योंकि पहली बात तो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल है, और इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आती। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक सूडो फोर्स है, वो सिर्फ तभी आएगी अगर हम अपने ऑब्जर्वर को बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे बिठा दें, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में रख दें, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो ऑब्जर्वर है, और उसे लग रहा है कि मैं नहीं मूव कर रहा, दुनिया मूव कर रही है, ठीक है। तो उसको एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी अपने आप को कन्विंस करने के लिए, जो उसकी इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इनर्शियल फ्रेम में उसकी एक्सेलरेशन, जो उसकी नेट एक्सेलरेशन है रेडियल लाइन के अलोंग, वो सेंट्रीपिटल होएगी, ठीक है। तो सूडो फोर्स विल बी ऑपोजिट टू दैट। सूडो फोर्स एक फोर्स होगी विच इज़ ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसके ऑपोजिट जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डाउट है मैंने आपका क्लियर कर दिया, यहाँ कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। दूसरा डाउट ये आता है कि यहाँ पर उसको एक चौथी फोर्स दिख रही होगी, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में उसको एक चौथी फोर्स दिख रही होगी जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई एक अलग से नई फोर्स नहीं है, वो इनफैक्ट नॉर्मल रिएक्शन और एम का जो कॉम्पोनेंट है mg cos थीटा, उनकी लड़ाई से जो फोर्स बचती है रेडियल डायरेक्शन में उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपली ये जो mg cos थीटा यहाँ लगेगी -n, है ना। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को, ये रेडियल फ्रेम में, अगर ये रेडियल फ्रेम हो, ठीक है, ये ऐसे रेडियल फ्रेम है, और इसमें मैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव ले लूँ जब ये हल्का सा झुका हुआ है, और अपवर्ड को नेगेटिव ले लूँ, तो mg cos थीटा -n से जो बचेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ कम्प्लीटली न्यू फोर्स, मैंने आपको बता दिया उसका एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ये दो कॉमन मिसकंसेप्शन है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में जो मैंने इसमें एड्रेस कर दिया। अब चौथा पार्ट बचा है विच इज़ द ईजिएस्ट पार्ट नाउ दैट वी हैव completed all parts, and that is the calculation part, right। इस क्वेश्चन में हमें करना था, हमें थीटा सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जहाँ पर लीव कर देगा, फिर हमने वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेना है, ये v2 जब ये एज को लीव करेगा और उसके बाद हमने ये v3 की वैल्यू निकालनी है जब ये एज के लेवल पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो v3 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालनी होगी इस पॉइंट पे, और उसका रेशो लेना पड़ेगा हमें विद द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो इस पॉइंट पे होगा। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना इस पॉइंट की, इट विल बी इक्वल टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो इसके बाद यहीं पर थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बदलाव नहीं आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि फ्रिक्शन जा चुका है जो इसको रोटेट करा था इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जो यहाँ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको यहाँ भी लग रही थी, ट्रांसलेट करवा रही थी, और ग्रेविटी यहाँ से यहाँ के बीच में भी लग रही होगी, ठीक है। अच्छा, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात रह गई हो? हाँ, बेसिकली बस यही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, इनर्शियल ऑब्जर्वर हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, मैं ज़्यादा इसको आगे नहीं और बढ़ाऊँगा। इनर्शियल ऑब्जर्वर यहाँ बिठा दिया, ये रेडियल लाइन है, ठीक है। अब इस एक्सिस को हमने बता दिया कि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर ने पकड़ी हुई है, ये वाली एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग अब ऐसे मान के चले कि डाउनवर्ड नेगेटिव है, अपवर्ड पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था वो नहीं, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो शुरू ऐसे होगा कि जब वो जस्ट अपनी एक्सिस को लीव कर देगा, फोर्स की mg, नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है कि ऐसे लग रहा होगा, इनफैक्ट ये ज़ीरो निकल के आएगा, आप देखेंगे, और दिस विल बिकम ज़ीरो। फ्रिक्शन जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा अजीब है सोचने में कि यहाँ पर फ्रिक्शन ऐसे कैसे जा रहा है, मगर ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। और कोई फोर्स लग रही, तीसरी कोई फोर्स नहीं लग रही। अब हमें पता है कि ये हमारा फ्रेम है यहाँ पर इनर्शियल ऑब्जर्वर का, नीचे की जो फोर्स है दैट इज़ mv² by r, ठीक है।
ये मैं एक एक पीस इसका तोड़ के दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत लंबी है, बट जस्ट बेयर विद मी। हो सकता है आपका इसमें कहीं डाउट हो इस पूरे चीज़ के अंदर, क्योंकि जनरली क्लासरूम्स के अंदर टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता जितना मेरे पास टाइम इस वीडियो को बनाने में है। ठीक है, डाउनवर्ड जो है वो सेंट्रीपिटल नेट फोर्स है, इट्स नॉट अ न्यू फोर्स, मैं आपको बता चुका हूँ। वो सिर्फ एम जी और एन की लड़ाई से जो चीज़ निकल के आती है, एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, एंड सर्कुलर मोशन इज कॉज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। एम बी स्क्वायर बाय जो आर है, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। और ये रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने की। अगर वी बढ़ जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, आर घट जाए तो भी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा सी प्लस एन। वेन दिस थिंग विल लीव कॉन्टैक्ट, वहाँ पर एन विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, ये हमें पता है। दैट मीन्स एम जी कॉस थीटा सी विल बिकम इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, राइट। अब यहाँ से हमें पता लग जाता है कि v इस पॉइंट पे जो v है दैट बिकम्स इक्वल टू, जिसको v2 लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, मैं इसको सिंपली v लिखूँगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर है इसमें स्मॉल आर को आर बोलना चाहिए। आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई पहले। ये हमें पता लग गया कि स्पीड क्या होएगी सेंटर ऑफ मास की यहाँ पर। तो ये हमने क्या किया है अभी, ये हमने जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है NLM, उसकी इक्वेशन लगाई हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, अब एक और इक्वेशन भी तो चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, एक थीटा है एक वी है, तो हमें दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगी, दो इक्वेशन चाहिए होती है ना। तो वो हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोलिंग। तो अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे रोलिंग में, तो हमें पता लगता है इसमें दो तरीके के वर्क होंगे जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक इसमें हो रहा है वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज़ ड्यू टू टॉर्क, और एक हो रहा है ड्यू टू ट्रांसलेटरी फोर्सेस, जहाँ फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों आ रही हैं। इसको देखते हैं क्यों। फ्रिक्शन जो है उसकी हमने डायरेक्शन पहले देखी हुई है। जैसे जैसे ये रोल करते हुए नीचे को झुकता है सिलेंडर, फ्रिक्शन हमेशा इसकी सरफेस के टेंजेंशियल रहेगा, वो हम शुरू में देख चुके थे। ठीक है, ये टेंजेंशियल फ्रिक्शन जो है ये इसके ट्रांसलेशन को तो अपोज कर ही रहा है। इसके इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये धीरे 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 जो आगे जा रहा है, ये फ्रिक्शन इसे तो अपोज कर ही रहा है, जिस करके वो ट्रांसलेटरी वर्क करेगा। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं -1। और एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव वर्क +1 ये इसको टॉर्क में देगा। ठीक है, जिस करके ये ऐसे घूम रहा है। ये वर्क नेगेटिव क्यों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और फ्रिक्शन एग्जैक्टली हमेशा टेंजेंशियली ऑपोजिट रहेगा। और इसका टॉर्क पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है उसी डायरेक्शन में इसकी एंगुलर रोटेशन हो रही है। तो +1 और -1। ठीक है, जब इसका हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन की वजह से, तो हमें पता है कि हमें वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। यहाँ पर जो टॉर्क है, ठीक है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और कोई हमें फिक्स्ड पॉइंट कुछ खास मिल नहीं रहा। अगर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं पढ़ी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लिया जाए जो टॉर्क है। और वो टॉर्क अभी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये +1 और -1 अपने आप ही कट जाएंगे। जो कंसिडर करने की ज़रूरत हमें अभी वो ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जीज कितनी होंगी। जो फ्रिक्शन की वजह से चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के ई, दैट इज़ इनिशियल, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है स्टेबल है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगा ½ × ICM × ω²। ICM क्यों ले रहे हैं वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का हो गया। और ये W1 जो है ये आ जाएगा ½ × mr²/2 × v²/r²। ओमेगा को मैं v²/r² क्यों लिख सकता हूँ, याद रखिएगा, ये ध्यान रखना आप, ये W है और ये ओमेगा है, राइट। ये वर्क डन है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। W को मैं v/r इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि ये प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर है अपॉन द रेडियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ω² बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग। तो +W1 इज इक्वल टू mv²/4। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम v मान सकते हैं,
है ना, यहाँ पर भी प्योर रोलिंग ही हो रही होगी गिरने से जस्ट पहले तक। और mv²/4 जो है दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल टॉर्क इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब ये बस गिरने वाला होता है। अब ट्रांसलेशन की तरफ चले जाते हैं। ट्रांसलेशन में जो फ्रिक्शनल वर्क होएगा इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस वन, इस करके ये और ये कट जाएंगे। और दूसरा जो वर्क डन होगा ट्रांसलेशन में दैट विल बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, mg r1 - cos थीटा। ये r1 - cos थीटा क्या है? दिस इज़ द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास की जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर जाता है, राइट। और हमने देखा था ना कि न्यूटन लॉज में जब हम लगाए थे पिछली इक्वेशन में, तो न्यूटन लॉज में हमने फ्रेम ऐसे लिया था इस पॉइंट पे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे ऑब्जर्वर ने दोबारा से सीधा कर दिया अपना फ्रेम और उसने देखा कि ओके सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है, राइट। यहाँ उसने सीधा कर दिया, वहाँ उसने ऐसे कर दिया था जो न्यूटन लॉज थे। तो मैंने आपको बताया कि ये जैसे मर्जी रख सकता है फ्रेम को, इसकी मर्जी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेयर करेंगे। सो दिस इज़ द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज़ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये टोटल जो है इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? v। तो सिंपली आपको ½ mv² लगा देना है। दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ट्रांसलेशन की भी जीरो थी, जैसे रोटेशनल की जीरो थी, ट्रांसलेशनल की भी जीरो थी। सो दिस प्लस दिस इज दिस एंड दिस अलोन इज दिस। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं, राइट। ये बनाते हैं हम अलग से, W1 - W1 दिस प्लस mg r1 - cos थीटा c। इसको cos थीटा c लिख देना चाहिए क्योंकि क्रिटिकल एंगल है जहाँ पर ये गिर जाएगा। इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3/4 mv², राइट। ये v जो है दिस इज इक्वल टू दिस v2 के बराबर है ये v, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ v2 नहीं लिखूँगा जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। और ये कट गए एंड वी गेट mg r1 - cos थीटा c इज इक्वल टू 3/4 mv², राइट। और यहाँ से हमारे पास m और m कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 4/3 gr1 - cos थीटा c, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 2 नहीं मैं लिखूँगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में लिख देता हूँ। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं v की। चलिए अब मैं यहाँ पर उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकता हूँ जो NLM और वर्क पावर वाली एनर्जी वर्क पावर की इक्वेशन से हमारे पास v² की वैल्यू आई थी। तो वर्क पावर वाली से v² की वैल्यू थी 4/3 इंटू gr/1 - cos थीटा c इज इक्वल टू rg cos थीटा c। इस पूरे सेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एंड में आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी काफ़ी आसानी से cos इनवर्स 4/7। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर दिया। हमने इस थीटा की वैल्यू निकाल ली cos इनवर्स 4/7। अब एक काम करते हैं, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने पे निकलते हैं जो कि काफ़ी आसान है। cos थीटा क्लियरली 4/7 के बराबर है। यहाँ पर अगर आप cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास v² की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये चीज़ एंड में v² ही थी। तो v² इज इक्वल टू rg इंटू cos थीटा c जो कि है 4/7 एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट, अब मैं 4 को बाहर 2 लिख सकता हूँ gr/7, ठीक है। और जो भी इसकी अप्रोप्रिएट यूनिट्स होंगी मीटर्स पर सेकेंड लगा लीजिए, ठीक है, राइट। ये इसका सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो बेसिकली क्या पूछ रहा है कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशियो बताना है जब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच चुका है, मतलब बिल्कुल एज के लेवल पे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या थी जब ये सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे था। वेल काफ़ी आसान है निकालना। इसको आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन की है
उसको हम सीधा लिख सकते हैं हाफ इंटू आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिलेंडर का कितना होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये बन जाएगा जी आर इंटू 4 बाय, ये नीचे 7 आ जाएगा और यहाँ नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को हमने वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिया, राइट। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो काट पीट के सारा एंड में एम जी आर बाय 7 आ गया, राइट। तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन थी, ठीक है, जिसको हमें अबाउट द सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दैट विल बिकम एम जी आर बाई 7। अब देखते हैं इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या आती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि देखिए रोटेशन की मैंने क्यों निकाली कि मैंने आपको बता दिया था इसके बाद जब ये गिरना शुरू होएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो पैराबोलिक इसका जो पाथ बनेगा उसमें रोटेशन में चेंज नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन जा चुका है, फ्रिक्शन ही रोटेशन कॉज करा था, फ्रिक्शन बचा ही नहीं है। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैंने आपको शायद वो मिस हो गई, नॉर्मल रिएक्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेगा, ना रोटेशन में ना ट्रांसलेशन में। रोटेशन में इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा होगा, जो कि अगर हमने टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो इसका कोई टॉर्क नहीं है, तो इसका कोई रोटेशनल वर्क नहीं है, कोई रोटेशनल वर्क नहीं है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में नॉर्मल रिएक्शन का कोई रोल नहीं है। ट्रांसलेशन में ये क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रही है, हर पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसकी वजह से इट विल डू नो वर्क इवन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने आपका कवर करवा दिया। तो चलिए जी, इसका अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने निकाल दी, अब हम इसकी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इसकी आ जाएगी हाफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी ज़ीरो ही थी ट्रांसलेशन की भी, तो फिर जो चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इस पॉइंट पे, राइट। हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आप इसमें वी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा दिस विल बिकम इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका रफली 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 क्या एग्जैक्टली 2/7 mg/, ठीक है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ गई थी 1/7 mg/, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हमारी आ गई 2/7 mg/। दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ये आई है। अब इसके बेसिस पे अब हम क्योंकि थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो थी इट वॉज mg/7 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन वॉज 2/7 mg/, ये mg/7 और ये ट्रांसलेशन की वजह से 2/7 mg/। अब ये रोलिंग बंद हो जाएगी और फिर धड़ाधड़ गिरेगी नीचे पैराबोलिक पाथ पे। वहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ एक इस पर फोर्स वर्क कर रही है, एंड दैट इज़ इनफैक्ट सिर्फ एक ही फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, दैट इज़ ग्रेविटी। और वो कितना बर्डन करेगी, अगर आपने वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर पढ़ा हो तो इट विल बी इक्वल टू द वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा इनर्शियल ऑब्जर्वर है, मैं बार बार ऑब्जर्वर की क्यों बात करूँ क्योंकि जनरली इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट्स रहते हैं कि ऑब्जर्वर है कौन, अरे कर क्या रहा है। तो वो ऑब्जर्वर कुछ नहीं कर रहा, उसके पास अपना फ्रेम है और वो फ्रेम पे देख रहा है कि हाँ भैया, वो उधर से ही देख रहा है फ्रेम पे, ऐसा नहीं कि बार बार चल के आ रहा है, बट वहीं से मॉनिटर कर रहा है कि हाँ अगर मैंने ये फ्रेम यहाँ रखा होता तो जब ये जो पॉइंट है ना, मैंने इनिशियली यहाँ पर रखा हुआ था बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास के साथ, तो जब तक ये एज, जब तक ये बिल्कुल छोड़ने पे आ गया, मतलब उतरने पे आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक गिरा था, ठीक है, इधर से इधर। और फिर जब एक बार ये उतर गया तो ये फर्दर इतना डिस्टेंस नीचे गया। तो अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स को इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से जो यहाँ तक आया, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ऑब्जर्वर कर क्या रहा है, राइट। तो आफ्टर लीविंग द एज, राइट, इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है, ओनली ग्रेविटी। और अगर आप इसको देखेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी
इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई कितनी आती है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ एम, और यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आप एक बार दिमाग में सोचिए। इट वाज, इनफैक्ट हमें ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं ये वाली काइनेटिक एनर्जी अगर डाल दूँ तो वो आ जाएगा 2/7 mgr, राइट। फाइनल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है माइनस जो इसकी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपली कितना होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दिस डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है, आर का कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट हियर टू हियर, जो इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हियर टू हियर, दिस इज़ आर कॉस थीटा, राइट। तो ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, एम जी इंटू आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमें पता है हमारा कितना है, इट इज़ 4/7, ठीक है, इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये फाइनल जो ट्रांसलेशन की है माइनस 2/7 mgr, राइट। एंड फिर सिंपली हमारा आ जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ ट्रांसलेशन, मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी, बट आई जस्ट होप यू गेट द पॉइंट, ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन लिखा है मैंने नीचे, इज इक्वल टू 6/7 mgr, राइट। और इसको अगर आप अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो इसकी इस पॉइंट पे थी, इसके बाद यहाँ भी इसकी यही सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आएगी क्योंकि फ्रिक्शन रहा नहीं है, ये हो जाएगा mgr/7, राइट। अगर आप इन दोनों का रेशो लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6:1, ठीक है। फॉर एवरी 6 जूल्स ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी जो इस सिलेंडर के पास यहाँ पर है, देयर इज़ 1 जूल ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ये होएगी, दिस इज गिविंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 6 जूल ऑफ दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 जूल ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई गेस ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म है। इसका जो सोल्यूशन है ये आपने देखा होगा, ये अपने आप में एक बहुत 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 लंबे लेक्चर की तरह है। तो इसके साथ ही हमने अपना फाइनली वो जो जेई का क्वेश्चन है उसका मैंने आपको बैकग्राउंड भी दे दिया, उसके थोड़े बहुत एडजेसेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पता है जेई में बदलते रहते हैं, विजुअलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आईआईटी का मैंने एक बार क्या फॉर्मूला पढ़ा था, किसी बच्चे ने लिखा था कोरा पे, IIT मतलब 2 बार आई और तीसरी बार टीचर, मतलब 2 टीचर या हिंट या सोल्यूशन जो भी है ना, बट वो तीसरी बार आना चाहिए। कुछ टाइम्स आपने उसको खुद ही ट्राई करना है जिससे आपकी विजुअलाइजेशन बनेगी। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, एटलीस्ट क्लास 12th के लेवल तक। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली फ़िज़िक्स, इन केस आप उसको उस डिसिप्लिन को ज्वाइन करते हैं, आपको पता लगेगा कि बाद की जो फिज़िक्स है वो एसेंशियली मैथमेटिक्स बन के रह जाती है, इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। बट ये जो +1 +2 की फ़िज़िक्स है ना, ये मोस्टली आप इसमें एक चीज़ नोटिस भी करेंगे, ये सारी 2 डायमेंशनल फ़िज़िक्स होती है। इसमें 3 डायमेंशनल कंपोनेंट कम है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए आप इसको पेपर पे विजुलाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। अपनी विजुलाइजेशन पावर्स बनाइए, वो बाद में जब आप हायर फिज़िक्स पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पर आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आपकी वो एनालॉजीज़ बनाने में काम आती है कि मुझे क्वांटम को कैसे सोचना है, मुझे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्सवेल की इक्वेशंस को कैसे सोचना है ना। बट वो तभी हो पाएगा अगर आपकी अभी की जो विजुलाइजेशन की जो पावर्स है वो अच्छी बन जाए, वो आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएंगी, है ना। इंजीनियरिंग में भी बहुत 3 डायमेंशनल रोटेशंस और विजुलाइजेशन होती है। तो विजुलाइजेशन इज़ द की, है ना। विजुलाइजेशन पे आपने फोकस करना है। जो बुक के पीछे सॉल्यूशंस दिए होते हैं उनमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब सिमट जाता है वो सारे का सारा, और बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, है ना। तो वो मोस्टली जो सवाल हैं अपने टीचर के पास जाइए, यूट्यूब पे ढूंढिए, फिज़िक्स स्टैक एक्सचेंज करके वेबसाइट है, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं, मगर उनको क्लियर कीजिए, उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ओके, थैंक यू।